इस पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखना बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। हमारा वोट बैंक फिर वापस आएगा सारा। और अब जब वापस आ जाएगा तो विधानसभा में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेरा खुला चैलेंज है कि वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के इस इशू पे मेरे से बात करें, पूरा देश इसको देखे। मैं उसको अगर ये साबित कर दूं कि हुड्डा एक्चुअल में भाजपा का एजेंट है और लोग मेरी बात से सहमत हो जाए तो फिर हुड्डा को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर हुड्डा मेरे लिए साबित कर दे कि मैं भाजपा के साथ जा सकता हूं तो मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ दूंगा। जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब नतीजा आएगा तो बहुत चौंकाने वाला होगा। सरसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीतेंगे। साल 2020-21 का ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला और उस समय एक नाम उभर कर आया, अभय चौटाला, अकेले विधायक जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया। अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से मैदान में हैं और किसान आंदोलन के से लेकर पहलवान आंदोलन, जितने भी आंदोलन रहे उन सब में शिरकत इन्होंने की। अब वोट मांग रहे हैं, लेकिन वोटों का गणित बिल्कुल अलग होता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आंदोलन की राजनीति से अलग होती है। इनके जो दादा थे चौधरी देवीलाल, उनको भी आंदोलनों का नेता कहा गया। बहुत बार उन्होंने कुर्सी का त्याग भी किया, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से देवीलाल परिवार की जो विरासत है INLD, वो उस गणित में, लोग कहते हैं कि उस गणित में नहीं है कि वो बड़े नंबर पर MP जिता सके इस लोकसभा चुनाव में। उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन अभय चौटाला का जो ये इलेक्शन है, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात हो रही, ट्रायंगुलर फाइट है और कहा जा रहा है कि अभय चौटाला अगर इस सीट को निकाल लेते हैं तो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा और लोकदल फोर्स दोबारा हरियाणा में रिवाइव होंगी। अभय जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि पूरे मुल्क भर में हम देखेंगे तो जो लोकदल फोर्सेज के जो अलायंस भी थे, सोशलिस्ट फोर्सेज थी, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, लालू प्रसाद यादव हो, सब एक गणित में है, सब मेन उसमें दिख रहे हैं। लेकिन हरियाणा में लोकदल दिख नहीं रही। कुरुक्षेत्र सीट को छोड़ दें तो बाकी उतना कुछ प्रभाव दिख नहीं रहा। कुरुक्षेत्र में आप एक गणित में जरूर हैं, तो इसका क्या कारण आप देखते हैं और क्या कुरुक्षेत्र की सीट आपके लिए उपजाऊ बन पाएगी और विधानसभा चुनाव में आप लोगों के लिए एक जमीन तैयार कर पाएगी? अकेला कुरुक्षेत्र नहीं, सरसा और हिसार 2 सीटें और ऐसी है जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब नतीजा आएगा तो बहुत चौंकाने वाला होगा। सरसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीतेंगे। सरसा आप जीत रहे? हाँ, सरसा हम जीतेंगे। और हिसार में भी बहुत कांटे की टक्कर रहेगी। लोगों का एक मन है, लोगों ने भाजपा को और कांग्रेस को बहुत नजदीक से देखा है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर इसलिए किया था कि कांग्रेस के 10 साल के उस टेन्योर में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चला गया था। केवल देश में बदनामी नहीं थी कांग्रेस की, हमारे मुल्क की बदनामी मतलब विश्व के स्तर पे हो गई थी। हम लोग कहीं विदेश में जाते थे, हमारे अपने लोग इंडियन जो मिलते थे वो तो एक अलग बात थी, किसी दूसरे मुल्क के गोरे से बैठ करके बात करते थे तो वो इस बात को बड़ी हैरानी के साथ हमारे साथ शेयर करता था कि भाई आपका मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ज़्यादा करप्शन है, वो देश सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। हाँ, तो अब तक गदर मच जाना चाहिए था, लोगों को सड़क पे आ जाना चाहिए था। इस तरह की सरकारें वहाँ चल कैसे रही हैं। उसी का नतीजा ये था कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन उस वक्त भाजपा जो थी, विपक्ष बिखरा हुआ था और भाजपा लोगों को मजबूत चेहरा दिख रहा था। मोदी जी के प्रॉमिस कुछ ऐसे थे जिससे विश्वास किया लोगों ने। मोदी 3 बार का चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, ये भी एक कारण था कि उस पर विश्वास कर रहे थे कि तीसरी दफा चीफ मिनिस्टर बनाए तो इसने डेवलपमेंट करी है। गुजरात मॉडल के नाम पे वोट मांगे गए और बड़े प्रॉमिस किए गए, लेकिन कोई एक प्रॉमिस पूरा नहीं हुआ। गुजरात मॉडल भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा था। इस 10 साल में भाजपा ने भी
भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। जो मुल्क को आगे ले जाने की बात कर रहे थे उन्होंने मुल्क को बेच दिया। जितनी भी आपकी एजेंसीज है, जितनी आपके संस्थान जो मतलब है जिससे देश के खजाने में पैसा आता था वो बेच दिया इन्होंने। रेलवे अपना एक अलग बजट होता था, रेलवे में बहुत बड़ी इनकम थी सरकार के पास। अडानी को कैसे उसका लाभ मिले इसके लिए पहले तो रेलवे को मर्ज कराया गवर्नमेंट में, उसका एक बजट किया, बजट करके फिर उसको गुपचुप तरीके से अडानी को आहिस्ता आहिस्ता उसमें हिस्सेदारी दी और अब अडानी की अपनी रेल चलने लग गई। आहिस्ता आहिस्ता ये प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस पे कब्जा कर जाएगी, जबकि सारा कुछ जो है आपका दिया हुआ है देश का। ट्रैक आपके हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है वो आपका है, स्टेशन आपके हैं, सिस्टम सारा ही आपका है। आपका पैसा खर्च हुआ है और आप उसको डायरेक्टली किसी को प्राइवेट आदमी को सिर्फ आपने अपनी रेल के डब्बे बनाए, आपने अपने इंजन बनाए, उनके ऊपर लिख दिया अडानी, आपने उनको सेल कर दिया, आपने उनको लीज पे दे दिया। मतलब किस तरह से अडानी को उन्होंने लाभ पहुंचाया। उसके बाद इंश्योरेंस की बड़ी कंपनियां थी हमारी जिससे आम आदमी को फायदा मिलता था। अब 50% से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी जो है अकेले एक कंपनी के पास है, रिलायंस के पास। सारा प्राइवेट कर दिया, वो दे दिया उनको। उसके अलावा जो बंदरगाह है आपके उससे बहुत बड़ा सरकार को रेवेन्यू आता है, क्योंकि जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट है टोटल वहीं से है। लाखों करोड़ रुपया सालाना उसकी इनकम है एक तरह से। दूसरा, उन बंदरगाहों से आप अपने देश की रक्षा भी करते हो, वो प्राइवेट दे दी। नतीजा ये हुआ कि 30,000 करोड़ की हेरोइन की खेप पकड़ी गई वहाँ पे। मतलब है वो बंदरगाह जिससे हम अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहाँ से हमारे देश के अंदर नशा आना शुरू हो गया। नई जनरेशन उस नशे से खत्म हो गई। तो इसका मतलब अडानी ये जो लोग हैं ये तो उस चीज़ में भी शामिल हो गए, सरकार उनको प्रोटेक्शन करने लगी। उसके बाद बैंक बेच दिए, जिन बैंकों से लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलती थी। अब आज की डेट में क्या कर दिया, बैंक वालों ने अपना एक नया सिस्टम बना लिया। मैं अगर बैंक में पैसा जमा कराता हूँ तो मुझे ब्याज मिलना चाहिए। मुझे जमा कराने के नाम पे भी बैंक को पैसा देना पड़ता है। अगर सारे चार्जेस ले रहे हैं। हाँ, अगर मैं अपना पैसा बैंक से निकालता हूँ एक लिमिट के बाद उसके ऊपर भी मुझे चार्जेस देने पड़ते हैं। घर में मैं पैसा रख नहीं सकता। मतलब किस तरह से सरकार ने जो है लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए इन प्राइवेट लोगों को सारी चीज़ सौंप दी। ये प्राइवेट बैंक वालों ने ये काम शुरू किया सबसे पहले कि हम आपका पैसा रखेंगे तो भी आपसे लेंगे और हम आपको देंगे तो भी आपसे पैसा लेंगे, कि हम तो आपको पूंजी को संभाल के रखे हुए। घर में सरकार नहीं रखने देती, कहती है कि अगर किसी भी आदमी के पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश मिलता है तो आपको उसका जवाब देना पड़ता है कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास। पहले किसान जो था इस मोदी की सरकार से पहले उसका सिर्फ जे फार्म बनता था और जे फार्म के साथ 6 करोड़ रुपए की फसल बेची है तो भी ये नहीं बताना होता था कि मेरे पास करोड़ कहाँ से आया। अगर मान लो मेरी इनकम 5 करोड़ रुपए थी सालाना तो मैं 5 करोड़ के जे फार्म रखता था। कोई ज़्यादा से ज़्यादा पूछता था तो ये कहता था ये जे फार्म पड़े, मैंने अपनी फसल बेची है, मैंने अपने बाग बेचे हैं, ये उसका पैसा है। कोई पूछने वाला नहीं था, टैक्स नहीं था उसके ऊपर। अब वो पैसा भी आप नहीं रख सकते अपने पास, वो भी आपको बैंक में देना पड़ता है। अभय जी, आप सारे मुद्दे गिनवा रहे हैं, इनके ऊपर आप लगातार बोलते भी रहे, आंदोलन भी किया। लोग बोलते हैं कि अभय आंदोलनकारी तो बनकर उभरे हैं, लेकिन आंदोलनकारी जब चुनाव में जाते हैं तब विफल हो जाते हैं। ये बात कहते हैं कि ठीक है कि पूरी लड़ाई लड़ी, हमेशा बात रखी। आंदोलनकारी जब चुनाव में आता है तो वो जो चुनाव का गणित है उसमें आपको लगता है कि आप पास हो पाएंगे? मैं 6 बार का एमएलए हूँ और लोगों ने मुझे किसी विश्वास के साथ ही जिताया होगा जी। अब जब मेरा बाई इलेक्शन था, उस बाई इलेक्शन में जितने भी सारी राजनीतिक पार्टियां थी
सब की सब मेरे अगेंस्ट थी और सब एक मंच पे थे। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो रोज इस तरह की बकवास करता है कि मैं भाजपा के साथ चला जाऊंगा, ये उस भाजपा की मदद में था। वहां पे कांग्रेस का उम्मीदवार जो खड़ा हुआ था, हमेशा इलाहाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार को 40,000 से ज्यादा वोट मिलता है। अब की बार जमाना जब्त हुई थी और ऐसे आदमी को वोट मिले थे जिसका इलाहाबाद हल्के से कोई संबंध नहीं था। जिस भाजपा को कभी 20,000 वोट नहीं मिला था, वो 60,000 के करीब वोट ले गई थी। वहाँ जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस सब इकट्ठे थे और 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया मेरे खिलाफ इन्होंने इलेक्शन में, मतलब सरकारी मशीनरी और पैसा दोनों का बड़ा दुरुपयोग था। उसके बावजूद मुझे पहले से 10,000 वोट भी ज़्यादा मिला और मैं चुनाव जीत करके आया। जी। मेरा कोई सिर्फ ये नहीं है कि मैं आंदोलन की राजनीति करता हूँ, मैं लोगों की लड़ाई भी लड़ता हूँ। लोगों का मेरे ऊपर एक भरोसा है, विश्वास है। मैं विधानसभा में सरकार की बेकायदियों को बड़े तरीके से उजागर करता हूँ। ये कांग्रेस ही तो छोड़ करके भाग जाते हैं। इनकी हालत विचारों की ये है कि अगर हाउस 11 बजे शुरू हुआ और उसका 5 बजे समय निर्धारित हो गया, तो ये 4:30 बजे उबासियाँ लड़नी शुरू कर देते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं स्पीकर से कि टाइम बढ़ाओ, और ये खड़े होकर के कहते हैं नहीं कल करवा लेना, आज हमें अब जाने दो। ये बैठ नहीं सकते वहाँ। लोगों की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो समय निकाल करके वहाँ बैठ करके और सरकार को जो है चेताने का काम करे। जी। इनको तो आप बिन मांगे वोट मिलते हैं, ये तो इसलिए बेचारों का दाव लगता है। अब देखना आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस जो है हाशिए पे आ जाएगी। आज कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है सिर्फ इस बात का मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसने 10 साल में लोगों को परेशान कर दिया। इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने और कांग्रेस ने मिलकर के हमारी पार्टी को कमजोर कर दिया, हमारी पार्टी की 2 पार्टी बना दी। अब जो 2 बन के गए थे वो हाशिए पे आ गए। अब लोगों का फिर दोबारा से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ाव हुआ है, विश्वास पैदा हुआ है। अब उनको लगता है कि चौधरी देवीलाल की लेगेसी को सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ा सकता है। इस पार्लियामेंट के चुनाव में आप देखना बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। हमारा वोट बैंक फिर वापिस आएगा सारा, और अब जब वापिस आ जाएगा तो विधानसभा में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। और सरकार अगर मेरे से बनेगी, हमारे से बनेगी, तो सरकार हम बनाएंगे, किसी की दूसरे की नहीं बनेगी, फिर हमारी बनेगी। हम इन जेजेपी वालों की तरह किसी के दरवाजे पे जा करके समर्थन नहीं दे करके आएंगे। हम तो कहेंगे कि हमें सिर्फ समर्थन दे, जो सरकार में भी शामिल नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो ये चाहेंगे कि हम इनको समर्थन दे दें, सरकार में शामिल होकर के यहाँ फिर लूट मचा लें, वो भी नहीं होने दूंगा। हम तो केवल सरकार बनाएंगे, अपने जीते हुए एमएलए को मिनिस्ट्री देंगे और अपने दम पे सरकार चलाएंगे। अगर किसी ने हमारा साथ देना है तो हमारे दरवाजे पर आ जाएगा, अदरवाइज हम किसी के नहीं जाएंगे। चाहे दोबारा इलेक्शन हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय जी, मैं कुरुक्षेत्र में घूम रहा था तो किसान कह रहे हैं कि हाँ, अभय ने किसान आंदोलन में बहुत अच्छा काम किया और कहीं ना कहीं वो वोट भी होता दिख रहा है देहाती इलाकों में। लेकिन इसमें एक नैरेटिव आपके खिलाफ भी है, वो है वोट कटवा का। ये बड़ा नैरेटिव चल रहा है साहब की, और खासकर आप देखेंगे कि ऐसा मीडिया जो लगातार बदनाम रहा है बीजेपी के पक्ष में दलीलें देने के, वो कह रहा है कि अभय तो वोट काटने के लिए आया है और उससे ये जो गुप्ता साहब हैं ये भी हार जाएंगे और नवीन जिंदल जीत जाएंगे। एक पूरा नैरेटिव है, जबकि आप हम गांव में बात करते हैं किसानों से, वो एक अलग कहानी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसान आंदोलन की वजह से अभय का साथ दे रहे हैं। तो ये इस नैरेटिव से कैसे पार पाएंगे जो ठप्पा लगाने की कोशिश है लगातार वोट कटवा की? ये कांग्रेस का काम है, बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रही है। ये कांग्रेस की भाजपा की सोच है कि कोई भी रीजनल पार्टी जो है उसके मेंबर लोकसभा में ज्यादा संख्या में जीत करके ना जाए। अगर किसी एक पार्टी का रूल आता है, जैसे आज बीजेपी का है, बीजेपी जैसे सत्ता में आई
इन्होंने वो 3 काले कानून बना दिए थे ना, मेजोरिटी में आने के बाद बना पाई, पिछले 5 साल में नहीं बना सके। कांग्रेस पार्टी का जब पीछे राज था, कांग्रेस ये जो कानून बने इसको इंट्रोड्यूस करने वाली कांग्रेस थी। ये सबसे पहले बिल जो है कांग्रेस लेकर के आई थी लोकसभा। लोकसभा में जब इसको लेकर के आए थे तो आपने सुना होगा, वो सेशन देखा भी होगा, आप इन चीज़ों से संबंध रखते हो। ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का है दीपेंद्र, इसका भाषण था, ये उस पर डिबेट कर रहा था, ये बोल रहा था उस बिल के ऊपर। जब उस बिल को इंट्रोड्यूस किया तो उसने ये कहा था कि हम मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों से बाहर से यहाँ ले आएंगे और हरियाणा उनको प्रोडक्ट करके देगा आलू। हम इस तरह का आलू का उत्पादन करेंगे जो 2-2 फुट के आलू होंगे। ये उसका बयान था। सुषमा स्वराज उस वक्त अपोजिशन लीडर थी। सुषमा स्वराज ने फिर कहा था कि बेटा किसान के घर में तो पैदा हो गया, गांव में पैदा हो गया, लेकिन खेती की जानकारी नहीं है तेरे को। आलू 2 फुट का नहीं हो सकता, लौकी 2 फुट की होती है। और वो उस वक्त इंट्रोड्यूस होने के बाद बिल वापस कांग्रेस को इसलिए लेना पड़ा कि कांग्रेस का अपना संख्या बल नहीं था कि वो उसको पास करवा ले। उसमें मुलायम सिंह यादव था, उसमें लालू यादव था, उसमें नीतीश भी था। उस समय इनके साथ और भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे, बीजू था, ममता थी, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दलों की वजह से साउथ के भी पार्टियां जो थी, डीएमके वगैरह, ये भी उनके साथ थी। इन्होंने ये कह दिया था कि हम इस बिल को पास नहीं कराएंगे, हम ये लागू नहीं होने देंगे देश में। आपकी सरकार आज गिरती अब गिर जाए। तब कांग्रेस ने उसको विड्रा कर दिया। बीजेपी ने उसको पिछले 5 साल में कोशिश करी थी इंट्रोड्यूस करने की, लागू करने की, लेकिन वो भी डर गए कि उनके साथ भी अपना बहुमत नहीं था। उन्होंने अपने सहयोगियों से जब चर्चा करी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब तो मेजोरिटी थी उनकी, अब उनको किसी की जरूरत नहीं थी। तब उन्होंने इसको फटाक से जो है लागू करने का काम किया। ये कमज़ोर करना चाहते हैं रीजनल पार्टियों को। अगर मान लो यहाँ से रीजनल पार्टी के ज़्यादा एमपी जाएंगे तो वो अपने प्रदेश की बात उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी की जीत के जाएंगे तो जो भाजपा का जीत के जाएगा वो भाजपा की भाषा बोलेगा। वो अपनी स्टेट के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा है वो नहीं बोल पाएगा। कांग्रेस वाला जाएगा तो वो अपने नेता के मुंह की तरफ देखेगा कि मेरा नेता इस इशू पे क्या कहना चाहता है, वो भी नहीं बोल पाएगा। अगर रीजनल पार्टी का जीत करके जाता है तो वो अपने स्टेट की लड़ाई लड़ता है। वो अपने स्टेट में अगर कोई सरकार लोगों के साथ गलत कर रही है तो उसको वहाँ बैठ करके भी अपोज करता है। इसलिए रीजनल पार्टियों के ज़्यादा मेंबर जीत करके जाएं, ये जरूरी है। इन दोनों के पेट में दर्द इसी बात का है कि किसी तरह इनको रोका जाए। जो आप कह रहे हो कि वोट कटवा की बात चलती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मेरा खुला चैलेंज है कि वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आकर के इस इशू पे मेरे से बात करें, पूरा देश इसको देखे। मैं उसको अगर ये साबित कर दूं कि हुड्डा एक्चुअल में भाजपा का एजेंट है और लोग मेरी बात से सहमत हो जाएं, तो फिर हुड्डा को राजनीति छोड़ देनी चाहिए। अगर हुड्डा मेरे लिए साबित कर दे कि मैं भाजपा के साथ जा सकता हूँ तो मैं उसी टाइम राजनीति छोड़ दूंगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी बात पे खड़ा नहीं रह सकता। मैं ना किसी से डरता हूँ, ना मैंने कभी किसी का डर और भय माना, ना किसी को दिखाया। मैं सिद्धांत पे चलने वाला आदमी हूँ, अपनी बात पे खड़ा रहने वाला हूँ। जो मुझे सही लगता है वही करता हूँ। मैं इनकी तरह झूठ की और फ्रेब की राजनीति नहीं कर सकता, ना मेरे से होती। मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, जो मेरे मन में है वो मुंह में है। अच्छा, एक साहब ये बात चलती है कि मजबूत सेंट्रल इंडिया में सारे सोशलिस्ट फोर्सेस हैं
वहाँ पर आपको जो बीजेपी की टक्कर लेती जो दिख रही हैं वो सोशलिस्ट फोर्सेज हैं। आप भी उसी सोशलिस्ट परिवार के, जनता दल परिवार कह लीजिए, लोक दल परिवार कह लीजिए, उसी परिवार के हिस्सा हैं। जैसे ही हम दिल्ली से इधर आते हैं तो पंजाब में अकाली दल भी कमज़ोर हो रहा है और हरियाणा में इनेलो भी उस स्ट्रेंथ के साथ नहीं दिखती है, आप अकेले ही विधायक अब दिखते हैं। तो क्या कारण है कि जो सेंट्रल इंडिया में इतनी मजबूत स्थिति में है आपकी जो फोर्सेज हैं और यहाँ आपके हरियाणा और पंजाब में कमज़ोर हो रही हैं? कोई रिवाइवल का आपका प्लान है कि रिवाइव कैसे होंगी ये फोर्सेज, और आपको लगता है कि क्यों रिवाइव होना ये जो फोर्सेज हैं, लोकदल फोर्सेज क्यों ज़रूरी हैं? एक टाइम था 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीतती थी। 10 साल तक वो जीते 10 की 10। 10 साल ये जीते। अब चेंज आएगा, हर हालत में आएगा। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि तुम्हारी आवाज़ तो सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टी के लोग ही उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अब जब तक भाजपा नहीं थी तब तक आपने देखा नहीं, हर जगह रीजनल पार्टियां जो है कांग्रेस को टक्कर देती थी। जब से भाजपा नेशनल पार्टी उभर करके आई है, बन करके आई है, तब से इन दोनों ने ये तय कर लिया। एक अडानी ने एक बारी चौटाला साहब की मौजूदगी में, हमारा और बीजेपी का आपस में समझौता था, पलवल में मीटिंग थी। उस मीटिंग में अडानी जो है उसके मुंह से सच्चाई निकली कि वो क्या चाहते हैं, इनकी सोच क्या है। एक ही मंच पे बैठ करके भाषण दे रहे थे। हमारा साझा उम्मीदवार खड़ा था, भारतीय जनता पार्टी का ही था, उसके वोट के लिए। चौटाला साहब तो उसके लिए वोट मांग रहे थे। अडानी अपने भाषण में कह रहा था भी अगर हमें वोट ना दो तो लोकदल को भी मत देना, कांग्रेस को दे देना। मतलब उनकी सोच उस वक्त से ये है कि रीजनल पार्टियों को कमजोर करे। अकाली दल भी बड़ी ताकत के साथ उभरेगा। अब आज की तारीख में अकाली दल 3-4 सीटों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा हुआ है। अभी चुनाव का समय है, इलेक्शन में करवट 2 दिन में चेंज होती है। लास्ट के 2-3 दिन जो होते हैं उसमें ही माहौल बदलता है, उसी से इलेक्शन बदलता है। आप यहाँ भी देखना, आज की तारीख में आप देख के भी आए हो, और अगले 2-3 दिन के बाद आप देखना इलेक्शन बहुत बड़ा पलटा मारेगा और मैं लाखों वोटों से जीतूंगा। अब जी आखिरी सवाल है, बहुत अनदेखी होती है दलित सेक्शन की, और ऐसे सेक्शन की जो बेजमीना भी है, मजदूरी कर रहा है, मनरेगा को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपके प्लान में जो ऐसा सेक्शन है जो बिल्कुल हाशिए पे धकेल दिया गया, आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे अलग अलग समुदाय हैं, तो उनका भी आपका आपके एजेंडा है, या फिर वो हम ये मान के चलें कि हरियाणा की राजनीति में उनका कोई अब एजेंडा उठाने वाला ही नहीं है? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब 2000 से 2005 में राज था, आप उस समय को देखें। हमने जहाँ सरकारी तौर पे इस समाज को ऊपर उठाया, राजनीतिक तौर पे जो ताकत हमने दी, उसके साथ साथ हमने इसको सामाजिक तौर पे भी मजबूत किया। इनके ढांचे को हमने टपरीवास का सबसे पहले हॉस्टल बना करके दिया था। उससे पहले किसी को इन चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं थी, केवल इनका वोट लेते थे, गरीब लोगों का शोषण होता था। और हमने ही टपरीवास को आयोग के रूप में स्थापित किया था कि अपने समाज को ऊपर लेकर के। चौधरी देवीलाल की तो पहले दिन से ही सोच थी, वो तो जितने राजनीतिक थे उतने सोशल और सामाजिक भी थे, दोनों चीज़ें थी उनमें। उन्होंने हमेशा उन लोगों को राजनीतिक तौर पे मजबूत किया, टिकटें दी, एमएलए बनाया जिनकी छोटी पॉकेट्स थी। बाजीगर था, कश्यप था, कुमार था, बावरिया था। ये जो इस तरह की कास्टें थी उनको टिकटें दी हमने। जैसे कंबोज था, अपने आप में पिछड़ा हुआ था, सैनी था, वो पिछड़ा हुआ था, गुर्जर पिछड़ा हुआ था, उनको टिकटें दी, उनको लेकर के आए। आज वो राजनीतिक तौर से भी ताकतवर है। जहाँ वो फाइनेंशियली ठीक हुए, उसका कारण यही हुआ कि उनको राजनीतिक ताकत मिली। आज हर तरह से मजबूत है। हमने जिन जातियों की आप बात करते हो, जो टपरीवास के मेंबर्स हैं, एक तरह से
उन सबको पहले सबसे पहला चौधरी देवीलाल की सोच देखो ना, कि घूमने वाले जो लोग हैं, जो सड़कों पे रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, जिनको घुमंतु कहते हो आप, उनके बच्चों को कैसे एजुकेशन मिले इसके लिए चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में ये तय कर दिया था कि भी इनको एक तो जिस भी गांव में ये रहना चाहिए वहाँ इनको प्लॉट दे दो। दूसरा, इनके बच्चे जो स्कूल जाए, कैसे स्कूल जाए, उसकी कैसे आदत बने, उसके लिए सरकार की तरफ से 1 रुपया एक बच्चे को देते थे, ताकि वो 1 रुपये के लालच में स्कूल जाना शुरू कर दे। अब वही चीज जो है, जो 1 रुपया वजीफा शुरू किया था, वो आज 500 रुपये तक पहुंच गया महीने का। ये शुरुआत चौधरी देवीलाल की थी, सोच उनकी थी। हमारी आगे भी यही रहेगी, हम तो चौधरी देवीलाल की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। हमें परमात्मा ने कभी समय दिया, लोगों ने विश्वास भरोसा किया, तो हम इस तरह के लोगों को जिनको आज तक दबा के रखा है, इनको आगे लेकर के आएंगे। जी, शुक्रिया अभय जी। और अभय चौटाला थे, गांव-गांव जा रहे हैं, पर्सनल मीटिंगें भी कर रहे हैं, छोटी-छोटी मीटिंगें, रैलियां भी कर रहे हैं और एक पूरा माहौल कुरुक्षेत्र में दिख रहा है, ट्रायंगुलर फाइट का भी है और साथ में एक ये ऐसी सीट हम कह सकते हैं हरियाणा में जिसमें सबसे ज़्यादा इश्यूज़ की बात हो रही है और इश्यूज़ की बात उसी सीट पे सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पर टफ फाइट हो और लीडर ऐसे हों जिनमें मुद्दों की और लोगों के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनकी सही समझ हो। शुक्रिया।